नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवरत्न चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और अपनी हिंदी की किताब वसंत से आज हम अपने एक नए शीर्षक को पढ़ेंगे और हमारा शीर्षक है, हमारी किताब से एक कविता है और उसका नाम है एक तिनका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जो खड़ी बोली के सुप्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं। और हरिऔध जी की जो भी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि मानी जाती हैं। शीर्षक को शुरू करने से पहले हम शीर्षक के कवि श्री हरिऔध जी के बारे में जानेंगे, उनका एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने शीर्षक के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन परिचय को। कवि का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 15 अप्रैल सन 1865 में। स्थान है निजामाबाद, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई है 16 मार्च सन 1947 में। इनके पिता का नाम है पंडित भोलानाथ उपाध्याय। रचनाएं हैं इनकी प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, पवन दूतिका, अवसान का समय, समीप था, विशेष उपलब्धियां रही हैं इनकी। हरिऔध जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के के 2 बार सभापति रह चुके हैं।
और सम्मेलन के द्वारा इन्हें विद्यावाचस्पति उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ प्रियप्रवास है। ये तो हमारे शीर्षक के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय है कि इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु हुई थी 16 मार्च सन 1947 में। मृत्यु भी इनकी अपने जन्म स्थान के ज़िले आजमगढ़ में ही हुई थी और अपनी इनकी जो है अवस्था जो रही है वो 81 वर्ष की रही। पिता का नाम है इनके पंडित भोलानाथ उपाध्याय। इनकी रचनाएं हैं प्रियप्रवास, चोखे चौपदे, पवन दूतिका या अवसान का समय समीप था आदि बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। विशेष में है जो इन्हें उपाधियां प्रदान की गई थीं कि हरिऔध जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन में 2 बार सभापति चुना गया था और सम्मेलन के द्वारा ही विद्यावाचस्पति की उपाधि भी इन्हें प्रदान की गई थी। और खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो हरिऔध जी का प्रियप्रवास ही है। तो इसके उपरांत हम इनके एक संक्षिप्त जीवन परिचय के उपरांत हम अपने शीर्षक पर आते हैं। शीर्षक का नाम है हमारे एक तिनका। हरिऔध जी ने इसे एक ऐसे उद्देश्य को लेकर के लिखा है कि जिस कविता का उद्देश्य ही है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कविता का मूल उद्देश्य ही है कि इस प्रकृति में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं या सृजनकर्ता ने जो भी चीज़ें सृष्टि में बनाई हैं उसमें हमें बड़े छोटे का कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब ऐसे किन्हीं भी कुरीतियों से अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। हमारा अस्तित्व ही क्या है? जब सृजनकर्ता के हाथ में हमारी बागडोर है तो फिर उसमें हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए हमें कभी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कविता के माध्यम से आप ये देखेंगे कि एक मानव जो सब कुछ करने में सक्षम होता है और एक तिनके के माध्यम से इन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक तिनका भी इस मानव को जो है झुकाने में या मानव को पीड़ा पहुंचाने में उतना ही सहायक हो जाता है जितना कि वो एक मानव। तो कोई भी चीज़, प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो कविता का हम पहले सस्वर वाचन करेंगे। कविता वाचन के उपरांत हम उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, पुनः फिर उसके भावार्थ को जानेंगे। मैं शब्द से कविता की शुरुआत करने के पीछे शायद कवि का उद्देश्य ही यही रहा हो कि मैं जो है वो कविता पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ भी जुड़ सकता है। वो ये समझेगा इस कविता के माध्यम से, जब शुरू करेगा मैं शब्द से, तो वो ये महसूस करेगा कि शायद मैं अपनी बात कर रहा हूँ
तो इसलिए कवि ने शायद मैं शब्द से ही कविता की शुरुआत की है। मैं की जगह शायद अगर किसी और शब्द का यह वह ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होता कवि ने, तो शायद कविता का भाव ही कुछ और होता, कविता का भाव बदल जाता। जो प्रेरणा, जो उद्देश्य लेकर के इन्होंने ये कविता लिखी है, जो सामाजिक उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कविता के माध्यम से कवि ने किया है, शायद वो भाव फिर उस कविता में नहीं आ पाता यदि कभी मैं की जगह किसी और शब्द का प्रयोग कर देते। तो शायद कवि ने यही सोच करके मैं शब्द से ही कविता की शुरुआत की है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। बहुत ही भावपूर्ण रूप से कवि ने लिखा है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन्होंने तिनके के माध्यम से उदाहरण पेश किया है, एक तिनके का उदाहरण दिया है कि अंतिम पंक्तियों में उन्होंने कहा कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि कभी ये कहना चाह रहे हैं कि एक तिनका ही तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने के लिए जब पर्याप्त है, तब फिर तुम क्यों इतना इतरा रहे हो, क्यों इतना घमंड कर रहे हो, किस बात का तुम्हें इतना घमंड है। तो कविता के सस्वर वाचन के बाद हम आते हैं सबसे पहले कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पर। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। ऐंठा, मुंडेरे, झिझक, बेचैन, बेचारी, समझ। ऐंठा का अर्थ है इतराया, मुंडेरे अर्थात छत का ऊपरी भाग, जिसे हम बारजा भी कहते हैं। झिझक का अर्थ होता है संकोच। बेचैन का अर्थ है व्याकुल। या उलझन भी कह सकते हैं। बेचारी का अर्थ होता है असहाय, जिसके पास और कोई दूसरा चारा न बचा हो। समझ का अर्थ यहाँ बुद्धि से है, बुद्धि या विवेक। सातवां है ढब। एक शब्द आया है, ये ढब का मतलब होता है तरीका या
प्रकार या उपाय। ये ध्वनि सूचक शब्द है तो इसका अर्थ होता है तरीका। अब वो तरीका चाहे जैसे हो, किसी भी प्रकार से। इसका विशेष अर्थ है ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के अर्थ में। आठवां है ताने शब्द का अर्थ यहाँ व्यंग से है, उलाहना भी होता है। ये तो पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के कुछ अर्थ हैं। ऐठा का अर्थ है इतराया हुआ। मुंडेरे छत का ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है, जिसे हम बारजा भी कह सकते हैं। झिझक का मतलब होता है संकोच करना। बेचैन व्याकुल है या किसी उलझन में पड़ा होना। बेचारी शब्द असहाय है, निरुपाय है, यानी जिसके पास और कोई उपाय न बचा हो। समझ, बुद्धि या विवेक भी आप कह सकते हैं। ढब शब्द का प्रयोग किया गया है। ढब अर्थात तरीका, किसी भी तरीके से, एन केन प्रकारेण। और ये ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के अर्थ में इस कविता में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और ताने शब्द जो है ये व्यंग है। ताने अर्थात व्यंग देना या व्यंग सुनाना। हम आते हैं कविता के भावार्थ पर। कवि एक तिनके के माध्यम से यहाँ व्यक्ति के उस अहंकार भाव को दूर करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से एक छोटा सा तिनका जो है वो व्यक्ति के अहंकार को 1 मिनट में दूर कर देता है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कह रहे कि मैं घमंडों से भरा हुआ, अहंकार से परिपूर्ण, एकदम इतराया हुआ, मैं अपने छत की मुंडेर पर, मैं अपनी छत के मुंडेर पर एकदम ऐठा हुआ या इतराया हुआ खड़ा था कि तभी अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आ पहुंचा और मेरी आँख में पड़ गया। कहने का तात्पर्य है कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने घमंड के भावों से भरा हुआ था। उसी को इतराया कहा गया है कि मैं घमंडों में इतराया हुआ, एकदम उन घमंड के भावों से भरा हुआ अपनी छत पर या अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था कि तभी अचानक कहीं से एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आँख में पड़ गया। मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। हमारी जो शरीर की इंद्रियां होती हैं वो संवेदनशील होती हैं और तुरंत वो कहीं भी जरा सा हमारे शरीर में अगर कुछ भी स्पर्श कर जाए तो वो हमारी जो इंद्रियां होती हैं हमारे मस्तिष्क को तुरंत सूचित करती हैं और हमारा मस्तिष्क ये समझ जाता है कि हमारे शरीर के इस हिस्से में ये समस्या आई है। तो जब आँख में छोटा सा तिनका उड़ करके पड़ा तो कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा, यानी मैं संकोच में पड़ गया और बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, क्योंकि आँख में जब तिनका पड़ गया तो आँख में हमारी जो है वो समस्या करने लगा। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तिनका पड़ने के उपरांत आँख की दशा क्या हो गई? वो लाल हो गई और दुखने लगी, यानी पीड़ा पहुँचाने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ हमारा जो है वो तद्भव शब्द है
कि कहीं आँख ऐसी नाजुक सी जगह है कि जब वहाँ ज़रा सी चोट लग जाए या आँख में कुछ पड़ जाए तो कपड़े की एक गांठ बना करके, कपड़े का एक गट्ठर छोटा सा बना करके और मुंह से उस पर फूंक मार करके लोग आँखों पर रखते हैं कि जिससे आँख का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए या उसकी लालिमा नष्ट हो जाए। कपड़े का मूठ जैसे उदाहरण ही है कि ऐसे करके और मुंह से ऐसे फूंक मार के इस तरह से आँख पे सेका जाता है, अर्थात आँख को सेकने का काम किया जाता है उस कपड़े की मूठ से। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब मैं घमंडों से परिपूर्ण होकर या घमंड के भाव में भरा हुआ अपनी छत के मुंडेर पर खड़ा था, तभी अचानक एक छोटा सा तिनका कहीं से उड़ता हुआ आया और मेरी आँख में पड़ गया। तिनका पड़ने के उपरांत मैं झिझक गया, संकोच में आ गया और उसके कारण मुझे उलझन होने लगी और मेरी आँख भी लाल हो गई और दर्द से मैं परेशान हो गया। तो लोगों ने उस दर्द को कम करने के लिए कपड़े की मूठ देना शुरू कर दिया, यानी कपड़े से मेरी आँखों को सेकना शुरू कर दिया। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो इससे पहले मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ छत पे खड़ा था, लेकिन उसी एक छोटे से तिनके के आँख में पड़ जाने से मेरा जो घमंड था, मेरा जो अहंकार था, वो दबे पाँव भाग गया, अर्थात एक ही क्षण में वो चूर हो गया। मैं एकदम घमंड रहित हो गया। अब वो घमंड नहीं रह गया क्योंकि मुझे औरों की सहायता पड़ने लगी और एक उस छोटे से तिनके ने क्षण मात्र में मेरे उस अहंकार को चूर कर दिया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि जब किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ कपड़े की मूठ से आँख सेकने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं पानी के छींटे मारो आँख में, तो उस तरह से आँख का दर्द कम होता है, या जो आँख में कुछ धूल मिट्टी तिनका पड़ा हुआ होता है वो निकल जाता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य ही यही है कि जब किसी भी तरीके से आँख से वो तिनका निकल गया, तब जा कर के, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, तब मेरी समझ ने, मेरी बुद्धि ने, विवेक ने मुझे ये व्यंग किया। ताने देना अर्थात व्यंग सुनाना, कि तब मेरे दिमाग ने ये व्यंग दिया मुझे, या व्यंग स्वरूप बताया कि तुम किस अहंकार में डूबे हुए थे कि एक छोटे से तिनके ने तुम्हारी ये दशा कर दी, और इससे पहले तुम अपने अहंकारों में एकदम डूबे हुए थे। तो तुम एक सेकंड में तिनका आँख में पड़ते ही तुम्हारा सारा अहंकार चूर हो गया, तो फिर किस बात का अहंकार? तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। तो कहने का तात्पर्य ही यही है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मैं का जो भाव होता है, मैं का जो भाव होता है, वो इंसान को पतन के मार्ग पर ले जाता है। तो सज्जन व्यक्ति भी जो होते हैं या ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, सत्संग जो हमारा होता है, उसमें भी हमें यही सीख दी जाती है कि मैं के भाव से हमें अपने व्यक्तित्व को बचाने का प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए। कबीरदास जी ने भी इसी बात को, इसी कुरीति को दूर करने के लिए अपने दोहों में उन्होंने भी एक दोहा लिखा है, कबीरा घास न निंदिए जो पाँव तली होए, कबहूँ उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। कि कबीरदास ने भी कहा है कि जो तुम्हारे पैरों के नीचे पड़ी हुई घास है उसे कभी रौदना नहीं चाहिए, अर्थात कभी भी अपने से छोटे को या छोटा समझ करके किसी को व्यर्थ में ही परेशान नहीं करना चाहिए।
तो यही कविता का उद्देश्य है। हरिऔध जी ने इसी अपनी कविता के माध्यम से समाज में ये संदेश देना चाहा है कि हमें अमीरी गरीबी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें सभी लोग, सृष्टि के जो भी प्राणी हैं, सबको समान समझना चाहिए। कविता का भावार्थ पुनः एक बार समझिए कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। कि अर्थात कवि कह रहे हैं, मैं शब्द का हमने पहले ही बताया कि इसीलिए प्रयोग किया गया है कि मैं का प्रयोग से कविता की शुरुआत करने के पीछे कवि का उद्देश्य ही यही रहा होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति उसे अपनी ही बात समझेगा। कह रहे हैं कि मैं जब अहंकार से परिपूर्ण होकर एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था, तभी अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आया और मेरी आँख में पड़ गया। आँख में तिनके के पड़ने पर ही मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, कि आँख में तिनका पड़ जाने से मैं संकोच में पड़ गया और व्याकुल भी होने लगा और मेरी आँख जो है वो लाल होकर के दुखने लगी। लोग मेरी मदद के लिए भी आए, कपड़े की मूठ बना करके मेरी आँख भी सेकने लगे। फिर इसके बाद किसी तरीके से जब वो आँख से तिनका निकल गया, तब मेरी समझ में यह बात आई कि किस बात का अहंकार हमने किया था, क्योंकि मेरे अहंकार को एक क्षण में चूर करने की हिम्मत या ताकत एक छोटे से तिनके में भी है। एक छोटे से तिनके ने मेरे सारे घमंड को चूर कर दिया। तो फिर व्यक्ति को किस बात का अहंकार करना चाहिए? अर्थात हमें अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी मिला वो प्रभु की कृपा से ही मिला हुआ है। ये प्रभु का एक वरदान होता है, उस वरदान की हमें कद्र करनी चाहिए, न कि हमें घमंड करना चाहिए। कबीरदास जी ने, मैंने आपको उदाहरण भी दिया, अपने एक दोहे से इस समाज को संदेश देना चाहा है कि कबीरा घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में पीर घनेरी होए। तो पाठ के भावार्थ को जानने के बाद आप अपनी कविता का सस्वर वाचन स्वयं से करेंगे तो आपको अपनी कविता का भावार्थ और भी अच्छे से समझ में आएगा। और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि आपको अपना यह पाठ समझ में भी आया होगा। वीडियो के माध्यम से आप अपने पाठ को भी समझें और अपने नोट्स को भी तैयार करते रहें। आज के लिए धन्यवाद।